Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding on how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. AK you don't forget to subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Physics Grade 10th video lecture, Simple Harmonic Motion and Waves. Points to be noted. The first is law 10.1.1 defined oscillatory motion, periodic motion, time period, frequency, and amplitude. SLO is definition based, it's knowledge based SLO. ये एक knowledge based SLO है जिसमें हमें just statements देनी है, examples और explanations नहीं देनी. क्योंकि ये जो terms हैं oscillatory motions, periodic motion, time period, frequency and amplitude, ये आने वाले स्लोज में ये रिक्वायर्ड होंगे, आपको ये नीड होंगे, इसलिए इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी इस स्लो में. इस स्लो में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड तो है लेकिन वी हैव टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स बिकॉज दीज आर नीडेड इन अपकमिंग स्लोज. द फर्स्ट इज periodic motion. A motion that repeats itself after equal intervals of time is known as periodic motion. Periodic motion एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक खास टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है. ये बेसिकली एक साइकिल होता है जो एक खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है. इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे. फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. Motion of Earth around Sun is an example of periodic motion. इसमें अर्थ क्या करता है, एक पॉइंट से इस तरह मूव करते हुए सन के इर्द गिर्द दोबारा से इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है. इस पॉइंट तक पहुंचने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है और हर दफ़ा अर्थ को यहाँ से सर्कुलरली इस सन के इर्द गिर्द मूव करता हुआ दोबारा इस पॉइंट तक आने में हमेशा हर दफ़ा 365 डेज अर्थ को रिक्वायर होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये एक पीरियोडिक मोशन है. पीरियोडिक मोशन में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एक खास टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद. फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. अर्थ को 365 डेज लगते हैं कंप्लीट सन के अराउंड मूव करने के लिए. द नेक्स्ट एग्जांपल इज क्लॉक. क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, सेकेंड्स एंड मिनट हैंड एंड आवर हैंड. फॉर एग्जांपल हम आवर हैंड को लेते हैं. आवर हैंड जो ना फॉर एग्जांपल वो 12 पे है और 12 से मूव करता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे 12 आवर्स लगते हैं. तो 12 आवर्स जब कंप्लीट होंगे तो वो अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी. सो आर ने 12 से शुरू की थी, सो 12 से मूव करता हुआ इट विल रीच 12 विद इन 12 आवर्स, राइट. सो ये जो जर्नी है हमेशा यही रिपीट होता है और हमेशा 12 आवर्स ही लगते हैं इस आर वाले हैंड को 12 तक पहुंचने में. आर वाले हैंड को हमेशा 12 आवर्स लगते हैं ऐसे मूव करके दोबारा 12 तक आने में. सो हमेशा वो क्या होगा, ऐसे मूव करेगा 12 तक पहुंच जाएगा और कितना टाइम उसको लगेगा, 12 आवर्स. दोबारा जो ना वो मूव करेगा 12 तक पहुंचेगा कितने आवर्स में, 12 आवर्स में. तो ये साइकिल हमेशा रिपीट होता है और साइकिल रिपीट होने के साथ साथ वो साइकिल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है. फर्स्ट
साइकिल जो ना 12 आवर्स में कंप्लीट हुआ तो सेकंड 11 आवर्स में नहीं होता, दूसरा साइकिल भी 12 आवर्स में होगा, तीसरा साइकिल भी 12 आवर्स में होगा इन केस ऑफ दिस क्लॉक, राइट। सो आर की जो हैंड है, आर हैंड 12 से मूव करेगा, इट विल मूव एंड रीच 12, और कितने घंटे, 12 घंटे, राइट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी एक पीरियोडिक मोशन है। मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक पहुंचने में उतना ही टाइम लेता है जितना उसने पहले लिया था, और ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होता है। याद रखें, पीरियोडिक मोशन में साइकिल बार बार रिपीट होगा और हर साइकिल में उतना ही टाइम रिक्वायर होगा जितने पहले साइकिल में उसको टाइम रिक्वायर थी। The next example is motion of mass spring system. मास स्प्रिंग सिस्टम भी एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें जो मोशन है ये रिपीट होता है। पीरियोडिक मोशन में बेसिकली जो मोशन है वो रिपीट होता है, और रिपीट होता हुआ मोशन सेम टाइम में वो रिपीट होता है। Periodic motion, a motion that repeats itself after equal intervals of time, is known as periodic motion. ये मोशन एक रिपीटेटिव मोशन है, मतलब जो कि रिपीट होता है, और रिपीट होने के लिए उसको इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम रिक्वायर होता है। एक साइकिल उसने अगर 1 मिनट में कंप्लीट किया तो दूसरा साइकिल भी वो 1 मिनट में ही कंप्लीट करेगा, और तीसरा साइकिल भी 1 मिनट में ही कंप्लीट करेगा। ये होता है जी पीरियोडिक मोशन। इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक मोशन का रिपीट होना और दूसरा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट होना। जैसे इस क्लॉक के एग्जांपल में हमने बात की थी, 12 से हैंड मूव करेगा, ए से मूव करता हुआ दोबारा 12 तक पहुंचेगा, 12 आवर्स इसको लगेंगे। मोशन रिपीट हो रही है। अभी 12 से इसने दोबारा अपनी जर्नी शुरू करनी है, 12 से दोबारा शुरू करेगा, ए से मूव करेगा, दोबारा 12 पे पहुंच जाएगा। सो 12 तक पहुंचने में इसको कितने घंटे लगते हैं, 12 आवर्स, राइट। सो 12 आवर्स में ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, और 12 आवर्स में ही ये नेक्स्ट साइकिल भी कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट साइकिल भी कंप्लीट करेगा। तो ये एक रिपीटेटिव मोशन है और इसको सेम टाइम लगता है साइकिल कंप्लीट करने में, और दिस इज व्हाट वी कॉल द पीरियोडिक मोशन। Moving towards the oscillatory motion or vibratory motion. Oscillatory motion is defined as the to and fro motion of an object from its mean position. Mean position से एक उसका मोशन आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक वाइब्रेशन होती है। सो टू एंड फ्रो मोशन होती है उसके मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन कौन सा होता है, ओरिजिनल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो एग्जांपल्स में सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ मास स्प्रिंग जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल पेंडुलम is also an example of oscillatory motion. Motion of mass spring system is also an oscillatory motion example, but below are not oscillatory. Motion of earth around sun or clock. अर्थ का मोशन अराउंड सन ये एग्जाम्पल नहीं है ऑसिलेटरी का, और क्लॉक मोशन जो हमने पढ़ा था वो पीरियोडिक मोशन है बट ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन भी है और एट द सेम टाइम पीरियोडिक मोशन भी है। लेकिन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन सिर्फ पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्लॉक का भी यही सीन है कि ये ऑसिलेटरी नहीं है बल्कि पीरियोडिक है। और इसके हम आपको रीजन बताते हैं कि सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेटरी और पीरियोडिक दोनों मोशंस ये कैसे हैं, और नीचे दो जो हम आप ये मेंशन कर चुके हैं ये क्यों ऑसिलेटरी मोशंस नहीं हैं, राइट। सो ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। सो आप खुद सोचें, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन क्या वो आगे पीछे वाली मोशन अख्तियार करती है? बिल्कुल भी नहीं। अर्थ मूव्स अराउंड सन, उसी पाथ पे वो हमेशा मूव करेगी। एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अर्थ की नहीं होती, जस्ट क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एक ही जो ना वो डायरेक्शन में मूव करेगा। और क्लॉक का भी यही है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज में वो मूव नहीं करता। पेंडुलम है, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम जो है ना ये ऑसिलेटरी मोशन भी है और ये क्या है, पीरियोडिक मोशन भी है। पीरियोडिक मोशन क्यों है? क्योंकि जब
सिंपल पेंडुलम अपने ओरिजिन से, ये जो है ये मीन पोजीशन है, राइट, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन मूव करता है और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है और मीन से दोबारा अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करता है और दोबारा क्या होता है, मीन पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इसको फर्स्ट साइकिल में जितना टाइम रिक्वायर था उतना ही टाइम इसको सेकंड साइकिल में भी रिक्वायर होता है। इसलिए ये एक पीरियोडिक मोशन है और ये मोशन रिपीट होता है। रिपीट मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम एंड अगेन मीन। तो ये एक रिपीटेटिव मोशन है और उतना ही टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करेगा जितने टाइम में उसने फर्स्ट साइकिल कंप्लीट किया था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइकिल उसको 5 सेकेंड में उसने फर्स्ट साइकिल कंप्लीट किया था, तो सेकंड साइकिल भी 5 सेकेंड में ही कंप्लीट करेगा। इसलिए ये एक पीरियोडिक मोशन है। अब बात करते हैं ये कैसे ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो आगे भी मूव करेगा और पीछे भी मूव करेगा। तो मीन से ये क्या करता है, फॉरवर्ड भी मूव करता है, मीन भी पहुंच जाता है और मीन से दोबारा अदर एक्सट्रीम पे भी पहुंच जाता है। मतलब इसके फॉरवर्ड, आप ये वाला जो है ये फॉरवर्ड ले लें और ये जो मोशन है ये बैकवर्ड, राइट। सो फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड्स। तो ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऐसे मूव करता है, इसलिए ये एक ऑसिलेटरी मोशन भी है। ऑसिलेटरी मोशन जस्ट एक टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे होना। सही हो गया जी। सो इफ वी टॉक अबाउट क्लॉक, क्लॉक एक जो ना पीरियोडिक मोशन इख्तियार ज़रूर करता है। पीरियोडिक मोशन ये कैसे करता है, पीरियोडिक मोशन ऐसे करता है कि ये 12 से अपनी जर्नी शुरू करता है। एक हैंड ले लें, सही होगी जी, आर हैंड। आर हैंड 12 से शुरू करेगा, ए से मूव करता हुआ 12 पे पहुंच जाएगा और 12 तक पहुंचने में इसको 12 आवर्स लगते हैं और ये अपना नेक्स्ट साइकिल दोबारा यहाँ से इसी डायरेक्शन में ही जो ना ये मूव करता हुआ दोबारा 12 पे पहुंचेगा और नेक्स्ट साइकिल भी 12 आवर्स में कंप्लीट करेगा। ये जो मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, राइट। 1 से शुरू करेगा, 1 से एक दफ़ा शुरू किया, अगली दफ़ा 11 से शुरू करना, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर क्लॉक कभी 12 ए से मूव करता हुआ 12 तक पहुंचना और दोबारा ए से मूव करके 12 पे पहुंच चुका होता तो हम इसको कहते हैं ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसका हर साइकिल एक ही डायरेक्शन में है। सही हो गया जी। 12 से 1 की तरफ, ए से दोबारा 12 पे पहुंचेगा, देन 1 की तरफ। अगर 12 से 1 के बजाय अगर ये 11 की तरफ ए से मूव करता हुआ अगर पहुंचना था इसको और नेक्स्ट साइकिल में 12 से 1 की तरफ और नेक्स्ट साइकिल में 12 से 11 की तरफ ए से और नेक्स्ट साइकिल में 12 से 1 की तरफ ए से, तो ये होता टू एंड फ्रो। जबकि ये क्या करता है, सिर्फ 12 से ए से मूव करता है, 12 पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट साइकिल भी ए से मूव करता है, 12 पे पहुंच जाता है। तो ये हो गया जी एक टू एंड फ्रो मोशन, राइट। ये मीन पोजीशन है, राइट। सो ये मीन पोजीशन से ऐसे मूव किया, यहाँ पहुंच गया, खत्म। नेक्स्ट साइकिल भी इसने इसी डायरेक्शन में ही चलना। ये पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन कब ये इख्तियार करता है या हम कब कहते हैं कि क्लॉक की ऑसिलेटरी मोशन है, हम उस वक्त कहते हैं जब 12 से एक साइकिल ए से मूव करता हुआ 12 पे पहुंचना और अगला साइकिल ए से मूव करता हुआ दोबारा 12 पे अगर ये पहुंच जाता तो हम कहते हैं कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। चूंकि ये ऐसे मोशन नहीं करता, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, मतलब 1 2 3 ऐसे चलता है और कभी 11 10 9 से नहीं चलता, हमेशा 1 2 3 से चलता है। इधर पहुंच गया, ए से मूव किया, 12 पे पहुंच गया, 1 2 3 ए से मूव किया, 1 2 3 मूव किया, 12 पे पहुंच गया। तो ये हो गया जी एक पीरियोडिक मोशन। चूंकि ये 12 घंटे में सुई यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पहुंच जाता है और नेक्स्ट साइकिल में भी सुई मूव करता हुआ यहाँ पहुंच जाता है 12 आवर्स में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल साइकिल कंप्लीट होता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट साइकिल 12 आवर्स में कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट साइकिल भी क्या होता है, 12 आवर्स में ही कंप्लीट होता है। इसलिए ये एक पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सो आप समझ चुके होंगे कि सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन क्यों है, जबकि क्लॉक एक पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, राइट। क्लॉक एक पीरियोडिक मोशन इख्तियार ज़रूर करता है लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक
ऑसिलेटरी मोशन भी है और ये एक पेरियोडिक मोशन भी है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम पेरियोडिक मोशन के रूल्स या कंडीशंस भी सेटिस्फाई करता है। रूल्स कैसे सेटिस्फाई करता है? सिंपल पेंडुलम पेरियोडिक मोशन कंडीशंस ऐसे इख्तियार करता है या ऐसे फॉलो करता है, क्योंकि हमने पेरियोडिक मोशन में पढ़ा था कि वो जो ना एक साइकिल जो कंप्लीट करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में करेगा और वो साइकिल रिपीट होगा। तो इसका भी यही सीन है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, एक्सट्रीम से मीन, एक साइकिल कंप्लीट। और ये साइकिल 5 सेकेंड में, मिसाल के तौर पे 5 सेकेंड में अगर इसने ये साइकिल कंप्लीट किया तो नेक्स्ट साइकिल मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, एक्सट्रीम मीन, सेकेंड साइकिल ये भी 5 में कंप्लीट, थर्ड साइकिल एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन 5 सेकेंड। तो ये रिपीट भी हो रहा है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये अपना साइकिल कंप्लीट भी कर रहा है। एट द सेम टाइम ऑसिलेटरी भी है, क्योंकि ये फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड्स भी मूव कर रहा है, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, और ये एक टू एंड फ्रो मोशन है, राइट। और ये रिपीटेटिव भी है, तो इसलिए ये पेरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू कंसीडर, और ये आपको आने चाहिए। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक मोशंस। क्या तमाम ऑसिलेटरी मोशंस पेरियोडिक मोशंस हैं? क्या तमाम ऑसिलेटरी मोशंस पेरियोडिक मोशंस हैं? इसका जवाब है तमाम ऑसिलेटरी मोशंस पेरियोडिक मोशंस हैं, यस, बट द कंडीशन इज नो अदर फोर्सेस एक्ट अपॉन द सिस्टम। मतलब ये है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं, ऑसिलेटरी मोशंस हमने पढ़े थे, यस, सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन है, यस। तो ऑसिलेटरी मोशन, तमाम ऑसिलेटरी मोशंस पेरियोडिक मोशंस हैं। तो सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन भी है और एक पेरियोडिक मोशन भी है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इस सिंपल पेंडुलम पे, सिंपल पेंडुलम क्या है? एक सिस्टम है, राइट। यहाँ जो वर्ड सिस्टम लिखा हुआ है, ये सिस्टम, राइट, दिस सिस्टम रेफर्स टू व्हाट? दिस सिस्टम रेफर्स टू और द सिस्टम, दिस सिंपल पेंडुलम की तरफ इशारा कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम पे एक्सटर्नल, मतलब कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करता हो, तब जो ना तमाम ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? पेरियोडिक मोशंस होते हैं। मतलब जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जांपल्स हैं वो पेरियोडिक मोशंस के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब सिस्टम पे कोई फोर्स एक्ट ना करता हो, सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट ना हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस या दूसरे तीसरे बाहर से कोई फोर्स मौजूद ना हो, सही। क्योंकि अगर बाहर से कोई फोर्स मौजूद होगा तो ये जो ना सिस्टम डैम्प करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इसकी जो मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, राइट। तो ऐसे करके ये डैम्प और फिर ये जीरो होगी। तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो ये अपनी साइकिल जो ना ये ऐसे रिपीट करेगा। प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, एयर फोर्स और ये जितने भी फोर्सेस होते हैं, ड्रैग फोर्सेस, और जिनकी वजह से सिस्टम क्या करता है? डैम्प करता है, मतलब अपनी वेलोसिटी वो ऐसे जाके स्टॉप होता है, उसका मोशन जीरो होता है। और आइडियल केस में, सही, आइडियल केस में ऐसे मूव करता है हमेशा, कोई फोर्स एक्सटर्नली मौजूद या इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, तो ऐसे वो बार बार मूव करेगा और साइकिल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो कंप्लीट करेगा। अगर तुम बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट करोगे, जो कि प्रैक्टिकली मतलब ऐसा ही होता है, रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी ऐसे 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 जीरो होगा, सही हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो पेरियोडिक मोशंस की एग्जांपल्स हो सकती हैं अगर तुम बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट ना करो सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल पेरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन। तमाम पेरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, तो इसका आंसर है नो। तमाम पेरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी मोशंस की एग्जांपल्स नहीं हो सकती। कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें पेरियोडिक मोशंस थे बट दे वर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस। आई विल शो यू दैट। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एक पेरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसी तरह क्लॉक जो ना एक पेरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सो ऑल पेरियोडिक मोशंस आर नॉट द ऑसिलेटरी मोशंस, राइट। तमाम पेरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी मोशंस की एग्जांपल्स नहीं हो सकती। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि पेरियोडिक मोशन में एक साइकिल होता है जो कि रिपीट होता है और रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब एक ही टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगा तो उसी टाइम में दूसरा साइकिल भी कंप्लीट होगा।
तो ये पेरियोडिक मोशन है। जबकि ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूव करना भी इम्पोर्टेंट है, राइट? जैसे पेंडुलम में होता है, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन एंड पेरियोडिक मोशन भी है। तो कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, ऑसिलेटरी मोशन और पेरियोडिक मोशन की एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जैसे कि क्लॉक है, क्लॉक एक पेरियोडिक मोशन अख्तियार करता है बट इट इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो यही वजह है कि हम कहते हैं ऑल पेरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन। तो नो, तमाम पेरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल नहीं हो सकती, क्योंकि पेरियोडिक मोशंस में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में साइकिल रिपीट होता है और इसमें टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मोशन का ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे ऑसिलेटरी मोशन में होता है और ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट है। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो पेरियोडिक मोशन में ज़रूरी नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन हो, उसमें पेरियोडिक मोशन में जस्ट साइकिल रिपीट हो और साइकिल रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में और सेम टाइम में साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट साइकिल 5 सेकंड में कंप्लीट होता है तो सेकंड साइकिल भी 5 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, जबकि ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होती है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। सो ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक टाइप है पीरियडिक मोशन की, ये आप कह सकते हैं। सो ट्राई टू रिव्यू दिस ऑल थिंग्स, रिपीट करें, वीडियो दोबारा से देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर समझ आ जाए। सो द वर्ड ऑसिलेटरी रेफर्स टू समथिंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली। ऑसिलेटरी मोशन हम उसको बोलते हैं जो बैक एंड फोर्थ मूव करे रिपीटेडली, मतलब बार बार। सही होगी जी। द वर्ड पेरियोडिक रेफर्स टू समथिंग दैट रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर अमाउंट ऑफ टाइम। और पेरियोडिक किसको हम रेफर करते हैं? पेरियोडिक मोशन वो होता है जो रिपीट होता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, राइट? एक साइकिल 5 सेकंड में कंप्लीट तो नेक्स्ट साइकिल भी 5 सेकंड में कंप्लीट। सो द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज ऑलवेज पेरियोडिक। प्लैनेट्स का मोशन अराउंड सन क्या है? पेरियोडिक है, क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा एक ही टाइम में अपने साइकिल कंप्लीट करते हैं, राइट? सो इनमें ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती, क्योंकि ये टू एंड फ्रो नहीं मूव करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनका जो साइकिल होता है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में या सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है। इसलिए ये पेरियोडिक मोशंस की एग्जांपल्स हैं। कौन सी? प्लैनेट्स अराउंड द सन की मोशन। सो बट नॉट ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी नहीं है बिकॉज दे डू नॉट ऑसिलेट, दे डू नॉट मूव बैक एंड फोर्थ, दे मूव इन वन डायरेक्शन और साइकिल कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट साइकिल भी उसी डायरेक्शन में मूव करके नेक्स्ट साइकिल भी कंप्लीट करते हैं। द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज पेरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी। पेंडुलम के हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं जो कि पेरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। पेरियोडिक क्यों है? क्योंकि वो अपना एक साइकिल उसी टाइम में कंप्लीट करेगा जितना उसने फर्स्ट साइकिल कंप्लीट की थी, सेकंड साइकिल भी उसी टाइम में कंप्लीट करेगा जितने फर्स्ट साइकिल में, एंड थर्ड उसी टाइम में ही वो अपना थर्ड साइकिल भी कंप्लीट करेगा। मतलब हर साइकिल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंप्लीट करेगा और एट द सेम टाइम ऑसिलेशन भी होती है, टू एंड फोर्थ मोशन होती है पेंडुलम में। Difference between oscillatory and periodic motion. Oscillatory motion is a motion in which to and fro movements is done about its mean in fixed intervals of time. Oscillatory motion टू एंड फ्रो मूवमेंट है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में हर साइकिल रिपीट होगा और साइकिल जो रिपीट होगा वो टू एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हमें नजर आएगी। And whereas periodic motion is the motion in which motion is repeated periodically, और जबकि पेरियोडिक मोशन मोशन है जो कि रिपीट होता है बट हर साइकिल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कंप्लीट होगा। ये एक आइडियल केस है, राइट? जैसे मैंने बात की थी पेंडुलम में जो ना, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, तो फिर वो अपनी जो साइकिल है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट नहीं करेगी। ये आइडियल केसेस के लिए है, मतलब बाहर से कोई फोर्स उस सिस्टम पे एक्सर्ट ना हो। It is not necessary to have to and fro in periodic motion. पेरियोडिक मोशन में ज़रूरी नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन हो, टू एंड फ्रो हो भी सकती है, टू एंड फ्रो नहीं भी हो सकती। सो पेरियोडिक मोशन में क्या कंडीशंस रिक्वायर हैं? पेरियोडिक मोशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मोशन रिपीट हो और हर साइकिल इक्वल टाइम में कंप्लीट हो। दिस इज पेरियोडिक मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन ये है कि वो टू एंड फ्रो मूव करे और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट करे। टू एंड फ्रो इंपॉर्टेंट है, जबकि पीरियडिक मोशन में टू एंड फ्रो इंपॉर्टेंट नहीं है। Choose the correct option. Periodic motion is necessarily a oscillatory motion. B. Oscillatory motion may be periodic without resistive forces. C. Both A and B. D. None of above all. You have to select the correct option and let me know in the comment section. Next, a particle moves in a circular path with a uniform speed. Its motion is. A particle moves in a circular path with a uniform speed. Its motion is periodic, oscillatory, simple harmonic, angular simple harmonic. What is the answer? Let me know in the comment section. A particle is fastened at the end of a string and is whirls in a vertical circle with the other end of the string being fixed. The motion of the particle is periodic, oscillatory, simple harmonic, angular simple harmonic. Think of other examples and make your concept strong by thinking different examples. ऑसिलेटरी और पीरियडिक मोशंस की दूसरे और भी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से सोचें और आप जो ना डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें कि ये ऑसिलेटरी मोशन है या पीरियडिक मोशन है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल सोचें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें कि विच मोशन इज दिस। मैं इसको रिपीट प्ले करता हूँ दोबारा। Let me know in the comment section. Is this oscillatory motion or periodic motion? Is this oscillatory or periodic? You have to think, क्या ये oscillatory motion है या periodic motion है? And what about skipping? Periodic or oscillatory, or maybe both? What about these motions? So watch and think कि ये oscillatory motions हैं या periodic motions हैं। Same amount of time में ये cycle complete हो रहा है। I think it's periodic motion और to and fro motion भी मुझे नज़र आ रही है, so that is why oscillatory as well. And what about this? So discuss with your teachers different examples of oscillatory and periodic motion so that you will be able to make your concept strong and और भी concepts आपके clear होंगे। इस तरह मुख्तलिफ examples discuss किया करें। You see in these forces कोई बाहर से कोई frictional forces या बाहर से external forces system पे act नहीं कर रही। So system is isolated, no forces externally act on the system. Externally कोई force system पे act नहीं कर रहे हैं। Okay, so moving towards the definition of time period. The time period is the time taken by a complete cycle of the wave to pass a point. So time period is the time taken by a complete cycle of the waves to pass a point. तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो एक साइकिल से क्या मुराद है? एक साइकिल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेंडुलम और पेंडुलम का ये मेन पोजीशन है। तो वन साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर मैं मेन से शुरू करूँ तो बोब एक्सट्रीम पे चला जाएगा, मीन पे आ जाएगा, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम और फिर दोबारा मीन। ये हो गया जी वन साइकिल। तो इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में पेंडुलम को कितना टाइम रिक्वायर होता है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। सही है जी। सो एक दफ़ा फिर देखें, ये मीन पोजीशन है, मीन से ये राइट एक्सट्रीम मीन पे पहुंच जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन पे पहुंच जाएगा। तो ये वन साइकिल कंप्लीट। तो इसमें इस पेंडुलम को कितना टाइम रिक्वायर होता है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। सो वॉच दिस वीडियो।
Now we will count the time it takes to complete 10 oscillations. Swing the bob to one side and leave it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oscillation is a motion that repeats itself regularly, so it took 13 seconds to complete 10 oscillations. So the time period for the pendulum is 1.3 seconds per oscillation. होप यू गोट के टाइम पीरियड कौन सा होता है. टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए या एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उस सिस्टम को कितना टाइम रिक्वायर है वो टाइम पीरियड कहलाता है. सो डेफिनेशन है द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव टू पास अ पॉइंट. तो टू पास अ पॉइंट में मैंने जो एग्जांपल ली थी उसमें मैंने मीन पोजीशन की एग्जांपल ली थी. तो एक्सट्रीम से भी शुरू कर सकते हैं. अगर एक्सट्रीम से शुरू करें तो ये मीन पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, मीन पे पहुंच जाएगा, दोबारा इसी पॉइंट पे. मतलब जिस पॉइंट से आप शुरू करते हैं बेसिकली उसी पॉइंट तक उसने पहुंचना है, राइट. उसी पॉइंट तक उसने पहुंचना है. यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो मीन एक्सट्रीम, वन साइकिल कंप्लीट. मीन एक्सट्रीम, two cycle, mean, extreme, mean, and then extreme. This is the third cycle, right? So एक साइकिल में पेंडुलम की बात करें तो दो एक्सट्रीम्स होते हैं. सही होगा जी. एक साइकिल में दो एक्सट्रीम्स. फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ये एक एक्सट्रीम मीन पे पहुंच गया, एक्सट्रीम मीन, दोबारा एक्सट्रीम, राइट. तो दो एक्चुअली इसमें एक्सट्रीम्स आती हैं एक साइकिल में. So frequency is the number of complete cycles of waves passing a point in unit time. तो एक सेकंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है. अगर हम इसकी मिसाल ले लें इस सिंपल पेंडुलम की. सिंपल पेंडुलम अगर मैं मीन से शुरू करूं तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, मीन पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम, मीन, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना. तो ये एक सेकंड में मतलब ये कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा. अगर ये पेंडुलम एक सेकंड में मतलब व्हाट इज वन साइकिल. वन साइकिल में रिपीट करता हूँ, राइट एक्सट्रीम मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन, वन साइकिल कंप्लीट. अभी ये अगर एक सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड में फॉर एग्जांपल राइट एक्सट्रीम मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन, राइट एक्सट्रीम मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन. अगर ये एक सेकंड में दो साइकिल्स कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई. मतलब एक सेकंड में वो जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. अगर ये एक सेकंड में राइट एक्सट्रीम मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. अगर ये राइट मीन, लेफ्ट मीन, ये एक सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये चल रहा आगे, राइट मीन, लेफ्ट मीन, तो एक सेकेंड में इसने दो साइकिल्स कंप्लीट किए. तो इसका मतलब ये है कि इसने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है. तो सिंपल अल्फाज में बोलें तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड. एक सेकेंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी यूनिट इज हर्ट्ज, राइट. हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड क्या है, इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे उसकी जो ना ईदर साइड मतलब किसी एक साइड पे उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है. मिसाल के तौर पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन. यहाँ से अगर इस बॉब ने यहाँ मूव किया राइट यहाँ तक, तो किसी एक इन्होंने बोला ईदर साइड मतलब या तो ये साइड हो सकती है या तो ये साइड. तो एम्पलीट्यूड मतलब उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी एक्सट्रीम है. सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इससे आगे ये नहीं जा सकता. दूसरे अल्फाज में मतलब इसका ये जो राइट एक्सट्रीम है ये इसका फुल लेंथ है, मतलब इससे आगे ये मूव नहीं कर सकता. तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड इज व्हाट, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट. मीन से इसका किसी एक साइड तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये यहाँ तक है, राइट. ये एम्पलीट्यूड है, इससे आगे मूव नहीं कर सकता. सो इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन से
एक्सट्रीम तक ये इतना ही है, और इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज दैट डिस्प्लेसमेंट दैट द बोब कवर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक साइड में, राइट, ये वाला साइड, यहाँ तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये उसका एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब इससे आगे ये मूव नहीं कर सकता, इसकी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ तक ये पहुँच सकता था, इससे आगे ये नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा. तो ये जो है एम्पलीट्यूड, सही होगी जी, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. वन ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम, दोबारा मीन, देन एक्सट्रीम, और फिर दोबारा से मीन. दिस इज वन साइकिल. A pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from mean position O, moves to one extreme position, say A, then to another extreme position, say B, and then comes back to O. One oscillation, in other words, can also be when the bob of a simple pendulum moves from one extreme position, say A, to the other extreme position, say B, and comes back to A. Time period of a simple pendulum. The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called its time period. For example, if a pendulum takes 2 seconds to complete one oscillation, then its time period is also 2 seconds. So, we can say that the time period of a simple pendulum is equal to the total time taken divided by the number of oscillations. With the help of this formula, we can calculate the time period of a pendulum. For example, a simple pendulum takes 64 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? Let us try to solve this problem. We know that time taken by the pendulum is equal to 64 seconds, and the number of oscillations is equal to 20. We also know that time period of a simple pendulum is equal to total time taken divided by number of oscillations. Substituting the values in this formula, we get 64 divided by 20, which is equal to 32 divided by 10, or 3.2 seconds. Hence, the time period of the simple pendulum is 3.2 seconds. Next disclose will be completed in part 2. For feedbacks and questions, comment section is available. You may drop your comment. Thank you very much. TDV signing out. Part 2 will release soon. Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding of how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. AK, you don't forget to subscribe.